हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम चर्चा करेंगे इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष की, किस क्षेत्र में ये पड़ता है और कैसे इसमें विवाद सब भड़का और कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हैं और कैसे इसका समाधान हो, हिंसा से कैसे बचें और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी और ढेर सारी जानकारी इससे संबंधित हम आपके साथ लाए हैं, आपके लिए लाए हैं। तो आइए समझते हैं कि ये जो इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष क्या है और किस क्षेत्र में पड़ता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि इजराइल फिलिस्तीन, गाजा स्ट्रिप, वेस्ट बैंक, मध्य पूर्व और फिलिस्तीनी राज्य क्षेत्र इसमें आता है। मध्य पूर्व में अवस्थित है ये क्षेत्र। और वर्तमान में जो ये लड़ाई की शुरुआत हुई 7 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और सैकड़ों हमास के उग्रवादी सुरक्षा घेरा को तोड़ करके इजराइल में घुस आए। इजरायली नागरिकों पर फायरिंग की, 100 से अधिक लोगों को बंधक बना लिया गया और बंधक बना लेने के बाद जब इजराइल ने अपने बंधकों को छुड़ाने के लिए और अपने आत्मरक्षा के तर्क को दे करके गाजा पट्टी पर हमला किया तो इसमें 60,000 से ज़्यादा व्यक्ति मारे गए। आज स्थिति ये है कि इजराइल में भी जो मतलब अभी नेतान्याहू हैं उनका बहुत विरोध बढ़ रहा है और ऐसा जो वहाँ के जो विशेषज्ञ लोग हैं, वहाँ के जो सिर्फ इजराइल के भी जो नेता सब हैं, उनमें भी एक मत नहीं है कि उनको हमला करना ही चाहिए। नेतान्याहू स्पष्ट रूप से ये समझने और समझाने में विफल रहे कि इस जीत से क्या इजराइल को हासिल होगा, लेकिन ये भी सच है कि इस युद्ध के माध्यम से वो सत्ता पर काबिज हैं। तो इस तरह से और दुनिया से जैसे कई देशों से दुनिया में ये पूरा तरह से लोगों को समझाने में कामयाब नहीं रहे, ना सिर्फ पूरे दुनिया को, लेकिन इजराइल के भी लोगों में अंतर्द्वंद है कि इस तरह की हिंसा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। हाँ, अमेरिका ने जरूर कहा है कि इजराइल को आत्मरक्षा का अधिकार है। तो इस तरह से जब हमास के उग्रवादियों के द्वारा इजरायली नागरिकों पर फायरिंग की गई और 100 से अधिक इजरायली नागरिकों को जब बंधक बना लिया गया तो इस संघर्ष की शुरुआत हुई, इस लड़ाई की शुरुआत हुई। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि कैसे मतलब शुरू से ही कि इजराइल का गठन कैसे हुआ। तो संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट के द्वारा इजराइल का गठन हुआ 1948 ईस्वी में। तो यहूदी के लिए अलग देश बनाने की मांग बहुत पहले से ही थी। द्वितीय विश्व युद्ध में यहूदियों पर बहुत सारे अत्याचार हुए। अत्याचार के कारण इनके लिए अलग देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बना। हम याद कर सकते हैं कि कैसे हिटलर ने गैस के चैम्बर में भर भर करके इनको मारा और कैसे इन पर अत्याचार किए। हजारों लाखों यहूदी की हत्या कर दी गई। तो पूरे दुनिया से सहानुभूति इनके प्रति आई। और जर्मनी में भी जो कुछ आदमी थे, कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो इस अत्याचार के विरोधी थे, तो जर्मनों ने भी इनको बचाने की कोशिश की, जो क्रूर नहीं थे, नृशंस नहीं थे और पूरे जनसंहार और नस्लवादी नहीं थे। उसमें से बहुत सारे जो अच्छे जर्मन के नागरिक थे, जो दयालु भी थे और उन्होंने यहूदियों को बचाया भी, लेकिन फिर भी इतने क्रूरता और इतने नृशंसता पूर्वक ऐसे ऐसे ढंग से मारा गया कि कुछ जो एविडेंस सब मिलता है, कुछ डायरी के माध्यम से और कुछ स्रोत से, तो आपको लगेगा कि कैसे लोग मौत का इंतजार कर रहे हैं और कैसे लोगों को लग रहा है कि उनकी मौत भी निश्चित है। कैसे पिता के सामने में बच्चों की और बच्चों के सामने में पिता की मृत्यु होती है। बहुत सारे इस पर फिल्म भी बने हैं कि कैसे एक पिता अपने बच्चे को कहता है कि ये खेल का हिस्सा है, उसको ले जाया जाएगा
और फिर वो उसके बाद उसके बच्चे को बचा लिया जाता है। तो लाइफ ए ब्यूटीफुल लाइफ जैसे फिल्म बनाए गए, इस पर लाइफ इज ब्यूटीफुल जैसे फिल्म के माध्यम से और भी बहुत सारे फिल्म बनाए गए। तो इजराइल के लिए सहानुभूति थी, पूरे दुनिया भर में लोगों की सहानुभूति थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय में यहूदियों पर जो अत्याचार हुआ था, इसके लिए इनको अलग देश बनाने का अधिकार है, इनके लिए अलग देश बनाया जाए। और यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव तथा ब्रिटेन के लीग ऑफ नेशन मैंडेट से इजराइल का गठन होता है। अभी जो वर्तमान में विवाद का कारण है वो कुछ धार्मिक भी है और कुछ सामाजिक भी है, आर्थिक भी है। विवाद का अगर हम मेन कारण की बात करें तो यरूशलेम पर आधिपत्य करने की चेष्टा है या इच्छा है। यरूशलेम को इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अपनी अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं। 1948 से पूर्व फिलिस्तीन चाहता है कि उसकी स्थिति बहाल हो जैसे उसकी स्थिति थी 1948 से पहले, और वहाँ फिलिस्तीन के शरणार्थियों को फिर से बसाया जाए। गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक का पूरा क्षेत्र फिलिस्तीन के स्वायत्त शासन को दिया जाए, फिलिस्तीन में के स्वायत्त शासन को स्थापित किया जाए। यरूशलेम को 2 भागों में विभाजित किया जाए, एक भाग पूर्वी और दूसरा पश्चिमी भाग। पूर्वी हिस्सा फिलिस्तीन को मिले और पश्चिमी इजराइल को। वहीं अगर हम इजराइल के पक्ष को देखें तो वो चाहता है कि पूरा यरूशलेम उसे मिले और उस पर इजराइल की संपूर्ण प्रभुसत्ता कायम हो। इजराइल की इच्छा है कि उसे यरूशलेम को इजराइल की राजधानी बनाया जाए। और यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद है, अल अक्सा मस्जिद, जो ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों के लिए पवित्र स्थल के रूप में जाना जाता है और प्रसिद्ध है पूरे दुनिया भर में। यहूदियों के लिए टेम्पल माउंट के रूप में प्रसिद्ध है और महत्वपूर्ण है। वहीं पर मुसलमान के लिए अल हरम अल शरीफ के नाम से प्रसिद्ध है और डोम ऑफ द रॉक के हिसाब से यहूदियों का सबसे पवित्र स्थल है ये। मोहम्मद साहब के जुड़े होने के कारण मुसलमानों का भी बहुत पवित्र स्थल है। तो इस तरह से यरूशलेम पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए फिलिस्तीन और इजराइल में संघर्ष होता रहा है। गाजा पट्टी, जहाँ पर मिस्र और इजराइल, गाजा पट्टी एक क्षेत्र है जिस पर फिलिस्तीन का आधिपत्य रहा है। और जो फिलिस्तीन का मूल नक्शा था, हम देख सकते हैं कि उसमें से जब इसको विभाजित किया गया, जब इजराइल का गठन हुआ, तो इजराइल का गठन 14 मई 1948 को होता है और उस समय में फिलिस्तीन को 48% भूभाग मिला और इजराइल को 44% और यरूशलेम जो 8% है, यूनाइटेड नेशन के गाइडलाइन में और उसके शासन में रखने की बात की गई। उसको उस पर न इजराइल का इनके आधिपत्य की बात थी, न फिलिस्तीन के आधिपत्य की बात थी। तो 8% जो क्षेत्र है यरूशलेम पूरे मतलब इस भूभाग का, तो उस पर यूनाइटेड नेशंस का मतलब कब्जा की बात हुई, उस पर उसका शासन रहने की बात की गई ताकि विवाद नहीं हो। और PLO के यासिर अराफात लड़ते रहे, उनका संगठन था। फिर जाकर के शांति समझौता हुआ और शांति समझौता के बाद फिर शांतिपूर्ण ढंग से सब चीज़ चल रहा था। लेकिन जिस ढंग से जो फिलिस्तीन लोगों के लिए काम हो रहा था, उनके पास न अपना सेना है, न मतलब आर्मी है, न एयरफोर्स है, और ये लोग लड़ाई लड़ते रहते हैं। तो जिस समय में इसकी स्थापना हुई थी 14 मई 1948 को, तो फिलिस्तीन को 48% भूभाग मिला था, इजराइल को 44%। लेकिन अब जो अगर हम बात करें तो फिलिस्तीन के पास मात्र 12% भूभाग बचा है। तो फिलिस्तीन का उस समय में भी बहुत ही ताकतवर था। PLO दुनिया के जो आतंकवादी संगठन के रूप में इसको ख्याति मिली थी। लेकिन जल्द ही यासिर अराफात को लगा कि ऐसे आतंकवादी गतिविधि से इसका समाधान नहीं हो सकता है। तो फिर उन्होंने डायलॉग का रास्ता अपनाया, संवाद का रास्ता अपनाया और इस तरह से धीरे धीरे फिलिस्तीन
नवनिर्माण भी शुरू हुआ, उनका शासन भी हुआ, लेकिन हमास ने कहा कि नहीं, हम लड़ाई करके जो इजराइल से छीन लेंगे। और फिर भीषण संघर्ष हुआ, आतंकवादी हमले हुए, बंधक बनाने की बात हुई, और इस तरह से रॉकेट लॉन्चर से जो हमास है वो रॉकेट दागते रहे। और फिर इस पर ही जो दुनिया के लोग हैं उससे इसको इजराइल को समर्थन मिला कि इजराइल को अपने आत्मरक्षार्थ हमला करने का अधिकार है, और इस तरह से संघर्ष भड़क उठा। अगर हम पिछले संघर्ष के और युद्ध की बात करें तो 1948, 1956, 1964, 1973 और 1982 में इससे पहले युद्ध हो चुका है जमीन पर कब्जा के लिए। और लेकिन इसका जो सबसे दुर्दांत पहलू और सबसे दयनीय पहलू है कि इसमें जो बच्चे, महिलाएं, बीमार की हत्या होती है। तो इजराइल मिसाइल से हमला करता है और हमास रॉकेट से हमला करता है। अंधाधुंध रॉकेट दागता है, जिससे उसका कोई निशाना नहीं होता है, कहाँ पर गिरेगा नहीं गिरेगा। तो उसी के प्रतिकार स्वरूप इजराइल दागता है मिसाइल से, जिससे बेरहमी से पूरा तहस नहस की स्थिति हो जाती है। तो वर्तमान जो युद्ध का कारण है उसको अगर हम देखें तो ये अंत का कोई दृश्य नज़र नहीं आता है कि इसका कैसे इसका अंत होगा। और जो विशेषज्ञ लोग हैं, कई जो इस पर अध्ययन करने वाले व्यक्ति हैं, उनका कहना है कि इजराइल के दिमाग में जो बृहत इजराइल बनाने का सपना है, ग्रेटर इजराइल बनाने की सपना है। और अगर हम बात करें इजरायली जो नागरिक हैं और इजरायली जो एक्सपर्ट हैं, क्या हर एक जो इजराइल के लोग हैं उनका समर्थन प्राप्त है नेतान्याहू को? हम देख सकते हैं कि एक आर्टिकल में श्लोमो बेन एमी ने लिखा है कि ये अंतहीन युद्ध है, और जो नेतान्याहू जो युद्ध लड़ रहे हैं वो अपने सरकार को बचाने के लिए और भ्रष्टाचार का जो आरोप उन पर लग रहा है उन पर बचाने के लिए। और सच भी रहा है कि इजराइल में हमेशा गठबंधन की सरकार रही है, कोई भी सरकार इतने लंबा समय तक नहीं चला है। तो जो एक्सपर्ट लोग हैं, खास करके इजराइल के भी जो लोग हैं, इजराइल के जो लोग नेता हैं या विपक्षी दल हैं, उन सब का कहना है कि इजराइल के भलाई से ज़्यादा नेतान्याहू को अपने गठबंधन सरकार को बचाने और भ्रष्टाचार के आरोप से अपने आप को रक्षा करने की प्राथमिकता रही है। और हम देख सकते हैं कि कैसे जो गाजा पट्टी ये सब मलबे में बदल दिया गया। 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए, और जो लोग बचे रहे वो एक गंभीर मानवीय त्रासदी से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी इजराइल की निंदा की गई इसको लेकर के। तो नेतान्याहू की प्राथमिकता जो कुछ इजरायली व्यक्ति ही हैं उनके हिसाब से अपने गठबंधन सरकार को बचाना और भ्रष्टाचार के लगे आरोपों से अपनी रक्षा करनी है। एक तरफ गाजा पर बम बरसा और दूसरी तरफ अपने ही कानूनों और संस्थानों पर जो इजराइल के जो नेतान्याहू हैं वो हमला करते रहते हैं, गंभीर हमला करते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं। तो इन सब गतिविधि से नेतान्याहू को अपने देश में भी समर्थन पूरा हासिल नहीं है। और एक जो इजरायली है वो नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो और इतना भीषण रक्तपात हो। तो हमास को नेस्तनाबूद करने के नाम पर ये युद्ध हो रहा है। और 2 साल से जो युद्ध हो रहा है इसमें 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं, गंभीर मानवीय त्रासदी उत्पन्न हो गई है, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के द्वारा इसकी तीव्र भर्त्सना की जा रही है। इजरायली समाज भी इस बात को लेकर के खंडित है, और जो कुछ व्यक्ति के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है और देश को एक युद्ध में झोंक दिया गया है। अब हम चर्चा कर रहे हैं बेंजामिन नेतान्याहू के भूतकाल के बारे में, उनके इतिहास के बारे में। ये बहुत बड़े इतिहासकार के बेटे रहे हैं, प्रख्यात इतिहासकार के बेटे रहे हैं, जिन्होंने मध्ययुगीन स्पेन में यहूदी जीवन के अंत का अध्ययन किया। बेंजामिन नेतान्याहू जो बेंजामिन नेतान्याहू के पिता रहे हैं,
तो इतिहास को होलोकॉस्ट की एक श्रृंखला के रूप में देखा। अब इन पर जो अभी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन पर आरोप लगता है कि इतिहासकार पिता के बेटे को इतिहास की समझ नहीं है, साथ ही राजनीतिक लक्ष्यों और हित को आगे बढ़ाने का ये काम कर रहे हैं, ऐसा इन पर आरोप लगाया जाता है। कभी इजराइल के सुरक्षा प्रतिष्ठान द्वारा ईरान परमाणु के समझौते का पुरजोर समर्थन किया गया था, आज उसका विरोध किया जा रहा है। फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन को खत्म करने का आरोप भी है इन पर। इसका दोषारोपण नेतान्याहू हालांकि करते हैं फिलिस्तीनी नेता हज अमीन अल हुसैनी पर। हमास के 7 अक्टूबर की तुलना वो करते हैं नेतान्याहू 1941 के पर्ल हार्बर पर किए गए हमले से, तो उसको भी ऐतिहासिक अज्ञानता करार दिया गया है। 1948 और 1967 का अरब इजराइल युद्ध, 1956 का मिस्र के विरुद्ध युद्ध में बढ़त के कारण जो इजराइल में ये शत्रुओं से बदला लेने की तीव्र भावना विकसित हुई। फिर किसिंजर के प्रयास द्वारा 1973 में किपुर युद्ध को रोक दिया गया। फिर 1979 में इजराइल और मिस्र के बीच में एक शांति समझौता होता है। तो जो युद्ध मिलिट्री साइंस के लोग हैं और इतिहास के अध्येता हैं, उनका कहना है कि विजय एक भ्रम है। एक किताब की चर्चा इस संदर्भ में होती है, द कल्चर ऑफ डिफीट। इसमें कहा गया है कि पराजित कभी पराजय के कहानी को स्वीकार नहीं करते और अपने इतिहास को फिर से दोहराते हैं, तो मिथकों को गढ़ते हैं और हार को उचित ठहराते हैं। तो इसमें भी, इस परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत ही प्रासंगिक है कि क्या युद्ध से ही पूरा समस्या का समाधान हो सकता है। और अगर मतलब पूरा मानवीय और करुणा और शांति की ही बात की जाए तो हम याद कर सकते हैं कि कैसे मतलब 1959 में अहिंसावादी तिब्बत पर पूरा चीन का कब्जा हो गया। तो कई बार आत्मरक्षा के लिए भी युद्ध लड़ा जाता है, जो युद्ध थोपा जाता है वो भी लड़ना पड़ता है। लेकिन जो वर्तमान परिदृश्य है उसमें जो विवेकशील दुनिया के नागरिक हैं, तो उसमें शांति का कोई विकल्प नहीं है, शांति समझौता का कोई विकल्प नहीं है। हम देख सकते हैं कि 2023 से 2025 तक इजराइल और हमास का युद्ध हुआ है, उसमें गाजा पर कब्जा, घर और अस्पताल तबाह, कैसे मानवीय सहायता रोकने का प्रयास हुआ, ये सब के कारण जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इजराइल के प्रति नाराजगी भी बढ़ी। और फिर भी इतना सब करने के बाद भी वो हमास के सैन्य शक्ति को खत्म नहीं कर पाया। तो इतना भीषण रक्तपात का की क्या परिणति हुई, क्या रिजल्ट हुआ, ये बहुत ही प्रासंगिक बात है। तो और कुछ मामले में जब वो माने ये बेंजामिन नेतान्याहू बोलते हैं 1941 में सोवियत संघ पर नाजियों के आक्रमण से तुलना करते हैं, तो इसको भी ऐतिहासिक अज्ञानता की बात करार दी जाती है। अब इजराइल के रास्ते में जो बाधा है वो हमास की दृढ़ता है, इजराइल के खिलाफ वैश्विक प्रतिक्रिया है, आईडीएफ के अंदर आत्महत्या का बढ़ना, वैश्विक जो सार्वजनिक मंच है और सोशल मीडिया है उसमें उसको भी पूरा समझाने में और उसका सफल समर्थन लेने में ये विफल रहे हैं। तो भयंकर आतंकवादी संगठन अब प्रतिरोध का प्रतीक बन गया है। ये हमास के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इतना बड़ा भयंकर आतंकवादी जो इतने बड़े तकनीकी रूप से मजबूत इजराइल का सामना कर रहा है, तो अब प्रतिरोध का प्रतीक बन करके रह गया है। तो अभी जो स्थिति बन रही है उसमें पूरे विश्व समुदाय को इस बात को रेखांकित करना होगा और विचार करना होगा कि सेवा, कल्याण, परोपकार और का कोई विकल्प नहीं है। ये जो संहार है इसको रोका जाना चाहिए। और यूरोपीय मानवीयता के कारण इस्लामी उग्रवाद के रूपी राक्षस के द्वारा भक्षण के डर से जो भी कई बार विसंगति उत्पन्न होती है। हम देख सकते हैं कि मानवीय चेहरा होने के पर यूरोप का जो मानवीय चेहरा है वो चाहता है कि पूरा जो ह्यूमन राइट्स है वो सबका वो इस्टेब्लिश हो, लेकिन जब शरणार्थी के रूप में भी इस्लामी लोग जाते हैं तो वहाँ पर कैसे उत्पात मचाते हैं और
तो ऐसा नहीं है कि मतलब जो इजराइल जो युद्ध कर रहा है तो उसमें हर एक जो इजरायली है उसका सब उनका सपोर्ट कर रहा है। उसी तरह से जो हमास ने जो लड़ाई लड़ी है तो हमास को भी पूरा समर्थन नहीं हासिल है। हम देख सकते हैं कि यूएनओ की योजना है गाजा के पुनर्निर्माण पर 6.15 लाख करोड़ खर्च करने की योजना है। तो गाजा के जो सबसे बड़े बिल्डर में से एक हैं सुहेल अल सक्का, तो उन्होंने कहा है कि जब तक हमास का वर्चस्व रहता है तो एक ईंटा का भी पुनर्निर्माण जो है सो मुश्किल होगा। तो इस तरह से दोनों पक्ष में, इजराइल में भी और मतलब जो हमास के नियंत्रित क्षेत्र में है वहाँ भी बहुत सारे लोग हिंसा से उब गए हैं और चाहते हैं कि शांति स्थापित हो। और इस शांति स्थापना के लिए जो स्थिति मानवीय जैसी त्रासदी हो गई है, लोग भोजन के चलते मर रहे हैं, बम से मर रहे हैं, इलाज नहीं हो रहा है। अब हॉस्पिटल सबका दृश्य देखिए, खुले में कैसे इलाज हो रहा है। और भोजन के लिए, दैनिक भोजन के लिए लोगों का भीड़ और उनके शरीर पर मात्र चमड़ी और हड्डी बच गई। ऐसे जो स्थिति है वो मानवीय करुणा को पुकारती है और विश्व समुदाय के लिए बहुत ही प्रासंगिक है कि मानवीय पहलू को ध्यान में रखते हुए वहाँ पर शांति स्थापित किया जाए। तो इस तरह से जो भूमध्य सागरीय तट पर जो गाजा पट्टी स्थित है, जहाँ पर चाह रहा है वहाँ जहाँ पर कि अभी मतलब हमास का शासन है और गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के बीच संघर्ष में हजारों लोग मारे गए हैं, तो उसमें शांति स्थापना बहुत ज़रूरी है। अभी ले दे करके हम देख सकते हैं कि अब ये गाजा पट्टी से बहुत सारे जो फिलिस्तीनी सब वेस्ट बैंक की तरफ गए हैं, जो इजराइल और जॉर्डन के बीच में स्थित है। 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल के द्वारा इस भूमि को जॉर्डन से वापस लिया गया था और वहाँ पर भी जो स्थिति है अभी, वहाँ जो गाजा से लोग वेस्ट बैंक की तरफ मूव कर रहे हैं। फिर अमेरिका तो इस बात को कहता है कि इजराइल को आत्मरक्षार्थ सैनिक कार्रवाई का अधिकार है और अमेरिका में बहुत सारे संख्या में, बड़ी संख्या में यहूदी रहते हैं, जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था और टेक्नोलॉजी में बहुत मदद करते हैं। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और तकनीकी रूप से अमेरिका को उन्नत करने में यहूदियों का बहुत अमूल्य योगदान है, बहुमूल्य योगदान है। इसको बात को लेकर के भी अमेरिका उसके पक्ष में रखता है और उस पर जो क्रूरता और नृशंसता हुआ उसको लेकर के भी विश्व की सहानुभूति है। लेकिन एक बात सामने में आ रही है कि जिस हिसाब से आक्रामकता से काम कर रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू और जैसी मानवीय त्रासदी उत्पन्न हो रही है, तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का समर्थन ये प्राप्त कर पाएंगे कि नहीं पाएंगे और उनके में जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की सहानुभूति है इजराइल के प्रति वो गंवा पाएंगे कि नहीं गंवा पाएंगे। अभी अगर हम वर्तमान स्थिति में देखें तो तुर्की, पाकिस्तान और विभिन्न अरब देश फिलिस्तीन के पक्ष में है। भारत ने भी यूएनओ में फिलिस्तीन के पक्ष में मतदान किया है। 1992 से पहले भारत और इजराइल के बीच कूटनीतिक संबंध भी नहीं था। 1992 के बाद भारत ने इजराइल के साथ कूटनीतिक संबंध बनाया है और भारत हमेशा ही हिंसा के प्रत्याग हेतु प्रयासरत रहा है और भारत चाहता है कि शांतिपूर्ण समझौते से समस्या का समाधान हो। भारत हमेशा ही से इस मानसिकता में रहा है कि शांति के रास्ता से जो समाधान निकाला जाए। तो भारत चाहता है कि शांतिपूर्ण समझौता से समस्या का समाधान हो और इस दृश्य में, इस परिप्रेक्ष्य में हम देख सकते हैं ओस्लो शांति समझौता जो 1993 में हुआ था। इसमें 2 राज्यों के समाधान का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया, उसको भी स्वीकार करके शांति स्थापित किया जा सकता है। कुछ जो अध्येता हैं उनके हिसाब से और साझा, जिसमें की बात की गई थी कि साझा संस्थान एवं सहयोग के सिद्धांत को स्थापित किया जाए, स्वायत्तता की बात की जाए और ओस्लो समझौता, शांति समझौता 1993 में ये प्रावधान करता है कि विवादित क्षेत्र को 2 भाग में बांट करके फिलिस्तीन और इजराइल को प्रदान किया जाए और
जो फिलिस्तीन ने इजराइल को एक देश के रूप में आधिकारिक मान्यता भी दिया था। तो इस बात के मद्देनज़र आपसी सहयोग, शांति, मानवीयता और करुणा का कोई विकल्प नहीं है, और इस परिप्रेक्ष्य में इसको लागू करके फिर से फिलिस्तीन का पुनर्निर्माण हो।